आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन को लेकर आए स्पुतनिक इंडिया के एक रिपोर्ट के बारे में। और स्पुतनिक इंडिया ने पहली बार SU-57 फैलन को लेकर डिटेल में बात करी है और जो संभावनाएं और जो अभी तक मिस इन्फॉर्मेशन थी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के उसको क्लियर किया है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के जो सवाल है उनका भी यहाँ पर निस्तारण किया गया है। हाल ही में रशियन मीडिया आउटलेट स्पुतनिक काफी ज्यादा एक्टिव है SU-57 फैलन को लेकर के, और एक के बाद एक जो अपडेट्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट के भारत आने को लेकर दे रहे हैं। और अभी हाल ही में कंफर्म किया गया है कि फैलन भारत आने की तैयारी कर रहा है और रशियन क्रू प्रिपेयर कर रहा है और कभी भी भारत वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी बीच स्पुतनिक इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है। स्पुतनिक ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एक एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, बल्कि इसको जो वेस्टर्न दूसरे एयरक्राफ्ट है उनसे कम्पीट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और स्पुतनिक ने SU-57 के डुअल रोल एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा कि ये अटैक और फाइटर मिशन के लिए दोनों तरीके से यूज हो सकता है। दरअसल यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको आप एयर सिक्योरिटी मिशंस में तो यूज कर ही सकते हैं, बल्कि ये एक बेहतरीन एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म भी होने वाला है। इसके डिजाइन में आपको स्टेल्थ देखने को मिलेगा जो कि नियरली एयरक्राफ्ट को इनविजिबल बना देता है एनिमी के रडार सिस्टम के लिए, और इसकी जो एक्सेप्शनल मैन्यूवरबिलिटी है वो बाकी कमी को पूरा कर देती है। स्पुतनिक ने ये क्लेम किया है कि इसकी सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की है और इसकी रेंज को 5500 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर हम इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि अपने क्लास का वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट ये बन जाता है। और उन्होंने भारत की रिक्वायरमेंट पर बात करते हुए ये कहा कि ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ अगर भारत इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो इसके भी बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं भारत को मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक और स्टैंड आउट फीचर के बारे में बात किया जो कि SU-57 फैलन के आर्मामेंट से संबंधित है। उन्होंने कहा भारत को ये एयरक्राफ्ट R-37M जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उनसे इक्विप्ड होकर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि SU-57 फैलन में जो किंजाल जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कैरी की जा सकती है और भारत को इसका जो एक्सेस है वो SU-57 फैलन के साथ मिल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसको F-35 से कंपेयर करते हैं तो चाहे एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, ये F-35 से ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा रशिया का क्लेम करना है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल से अगर इक्विप्ड होता है तो ये दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड भी एयर डिफेंस सिस्टम जो होंगे उनको पेनिट्रेट करने की अधिक संभावना के साथ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर SU-57 फैलन को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी भी कही गई हैं जिस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने संदेह व्यक्त किया है, और खासकर यहाँ पर इनके इंजन को लेकर अभी भी जो संदेह की स्थिति है वो बनी हुई है। खैर, आपको बता दें कि SU-57 की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है इस पर भी स्पुतनिक ने काफी टिप्पणी करी है। स्पुतनिक की रिपोर्ट माने तो एयरक्राफ्ट को यूनिक डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम से इक्विप किया गया है, और यह सिस्टम बेसिकली जो लेजर बीम फायरिंग कैपेबिलिटी है उसके साथ देखने को मिलता है, जो कि एनिमी मिसाइल को ब्लाइंड कर सकता है और उनका जो रास्ता है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और स्पुतनिक ने यह भी कहा कि SU-57 फैलन में और दूसरी एडवांसमेंट चल रही है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और जो बदलाव है वो भी करने के लिए जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो तैयार है। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो आगमन होने वाला है SU-57 फैलन का, ये बहुत लंबे इंतजार को खत्म कर सकता है, जहां पर हमें ये जवाब चाहिए था कि क्या भारत इसको लेगा या नहीं लेगा। क्योंकि रशियन मीडिया तो ये क्लेम करती है कि इंडियन डेलीगेशन इसको इंस्पेक्ट करने के लिए तैयार है और वो लगातार इंडियन अथॉरिटीज के साथ संपर्क में है। ये सिर्फ एरियल डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, बल्कि इसके आने के बहुत सारे प्रयोजन है और आने के कुछ समय बाद तक ये भारत में ही रहेगा, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकारी है वो इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। दरअसल SU-57 फैलन की इस हाइप की वजह यह भी है कि हाल ही में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है उसने भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को यह हिदायत दी है कि अगर आप MRFA कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, MRFA आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप भारतीय वायुसेना को इसके लिए स्ट्रगल करने पर मजबूर मत करिए, बल्कि आप उनके लिए चाहे लिमिटेड नंबर्स में ही सही लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स को एक्वायर करिए जो कि भारतीय वायुसेना को एयर सिक्योरिटी की भावना दे सके और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी भी लगातार अब इसी चीज को लेकर एडवोकेसी कर रहे हैं कि जो हमारे अभी रिक्वायरमेंट है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की है, और SU-57 फैलन जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो उस रिक्वायरमेंट को काफी अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को प्राथमिकता में रखना चाहिए।
इसके ट्विन सीटर वेरिएंट, नेक्स्ट जनरेशन इंजन और भी अलग अलग जो ऑफर है भारत को दिए गए हैं। अब ये भारत को डिसाइड करना है कि इस एयरक्राफ्ट की तरफ जाना है या नहीं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के कुछ अधिकारियों के बारे में, जो कि उन्होंने राफेल एम को लेकर काफी स्पष्ट टिप्पणी करी है। राफेल एम वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार भारतीय नौसेना कर तो रही है, लेकिन भारतीय नौसेना को इसकी कुछ कमियां भी पता है और भारतीय नौसेना ने उनको कैसे टैकल करना है इसकी तैयारियां भी कर ली हैं। देखिए, शुरुआत से जब राफेल एम टेस्टिंग की शुरुआत हुई थी तो आपको वो डिबेट तो याद होगी जिसको लेकर काफी बड़े पैमाने पर हुई थी, और वो थी इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का ना होना। और दूसरी बात, जो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें कैरियर कंपैटिबिलिटी को लेकर के भी सवाल उठे थे, और ये माना गया था उस समय कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है इनका जीतना ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि उनमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म भी है और वो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट भी हो सकते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना ने अब इस पे जाकर टिप्पणी करी है कि आखिरकार क्यों भारतीय नौसेना ने जो राफेल एम फाइटर्स हैं इनको सेलेक्ट किया है और इसका मिग-29 केयूबी से क्या संबंध है, इस पे भी चर्चा करी गई है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना का राफेल एम को सिलेक्ट करना एक सोची समझी कह सकते हैं रणनीति थी, जहां पर भारतीय नौसेना इसको लेकर खुश भी है और थोड़ी निराश भी है। दरअसल उन्होंने कहा कि राफेल एम के लिमिटेशंस के बारे में हमें पता था, लेकिन फिर भी हमने जो डिसीजन लिया है वो इसको लॉन्ग टर्म तक रन करने के हिसाब से लिया है। उन्होंने कहा कि राफेल एम की सबसे बड़ा जो कमी है वो इसमें नॉन फोल्डेबल विंग्स का होना है, जिसके चलते जो स्टोरेज होती है जहाँ पे वहाँ पर इनकी मनोवरेबिलिटी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और डेक में जो जगह है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, यानी कन्फाइंड स्पेसेस में इनको पार्क करना काफ़ी समस्या होती है और जो एयरक्राफ्ट के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आप इनको देखें जो कि फोल्डेबल विंग्स के साथ आते हैं उनके कंपैरिजन में। उन्होंने कहा कि राफेल एम निस्संदेह काफ़ी कैपेबल फाइटर है और ये बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका जो ट्विन सीटर वेरिएंट है ये बेसिकली कैरियर कैपेबल उतना नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप इसको एक्सटेंसिव यूज़ करना चाहते हैं तो लैंड बेस्ड ट्रेनिंग में इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करवाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। और इन सारी समस्याओं को भारतीय नौसेना टैकल करने में लगी है। कुछ विशेष मॉडिफिकेशन है जो उनके द्वारा डिमांड किए जा रहे हैं और फ्रांस इसमें पूरी तरीके से समर्थन करता नजर आया है। और जब बात हुई कि भारतीय नौसेना ने आखिरकार इन समस्याओं के चलते राफेल एम को क्यों लिया, तो भारतीय नौसेना के अधिकारी ने इसके पीछे एक लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हमने मिग-29 के इसलिए लिया था क्योंकि भारतीय वायुसेना मिग-29 को ऑपरेट करती है और हमें पता था कि अगर हम एक डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट लिमिटेड नंबर्स में लेंगे तो आने वाले भविष्य में स्पेयर्स और दूसरी समस्याएं हमको हो सकती है। लेकिन ये भारतीय नौसेना का सही डिसीजन साबित हुआ। जब भारतीय नौसेना ने मिग-29 के लिया तो बहुत सारा जो सपोर्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे मिला, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है उसमें इनको दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। और सेम केस राफेल एम के साथ भी है। राफेल एम को सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी समझा गया भारतीय नौसेना की तरफ से कि अगर हम अमेरिकी फाइटर्स को लिमिटेड नंबर्स पे लेते तो हम सब जानते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है कुछ ही वर्षों में, और उसके बाद हमारे सामने स्पेयर्स और दूसरी समस्याएं आ सकती थी। लेकिन राफेल एम को लेने के बाद कम से कम हमें जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं इनकी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर राफेल के बन रहे हैं, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है और भारतीय वायुसेना का जो लॉजिस्टिकल नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे भारतीय नौसेना को जो है वो दिक्कत नहीं होगी। यानी भारतीय वायुसेना का जो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा भारतीय नौसेना को मिलेगा।